तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बताने वाला हूं। ठीक, थोड़ा समझना बच्चों। 3-4 चीज हम पढ़ लेते हैं पहले एक बार जरा। बिल्कुल पहली वाली क्लास में आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद मैं आपको बताने वाला था क्या, फैराडे लॉ बताया था। लास्ट वाली पूरी क्लास मेरी लेंजेस लॉ के ऊपर थी। ठीक, लास्ट वाली मेरी पूरी की पूरी क्लास लेंजेस लॉ के ऊपर थी। याद, तुम याद होगी बात है नहीं? ठीक, आज मैं तुम्हें इंडक्शन पढ़ाऊंगा, वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। आज वो पढ़ाने वाला टॉपिक आपके सीबीएसई के इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो आपका लास्ट टॉपिक होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आज वाली क्लास थोड़ी लंबी होगी तो थोड़ा देख लेना। ठीक भाई, एक टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस होता है बच्चों। अब मेरा कंसर्न थोड़ा सा इस चीज को लेकर होता है, जब मैं व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड तो मेरे सर ने मुझे बताया था इस टॉपिक के बारे में कि सबसे ज़्यादा अगर फिजिक्स अगर हमारी लाइफ से जुड़ी है तो वो यही है। ऐसा नहीं कि मतलब फिजिक्स का इसमें डेली लाइफ में हमारे बहुत इस्तेमाल है इस टॉपिक का। उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो कैरेक्टर होंगे ना बेटे, वो आपकी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। तुम्हें याद होगा एक टाटा डोकोमो का एक ऐड आता था, टाटा डोकोमो, है ना? याद है? क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है ना? देखे, याद है? उसके बाद मैंने एक मूवी देखी, मूवी का नाम चश्मे बदूर। उसमें गाना था, सोनू निगम ने गाया था, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। तो बेटे ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना बेटे, वो ऐसा ही होता है कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। ठीक, तुमने देखा है कि मैं एक मूवी देखी थी, मूवी का नाम 3 इडियट। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। ये ह्यूमन बिहेवियर का एक टॉपिक था। तो ऐसा कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हम ऐसे कुछ पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग सा। ठीक भाई, कोई दिक्कत? इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा मज़ेदार तरीके से कराऊंगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक, देखो ज़रा, देखो बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस का जो मतलब है वो कुल मिला के एक सेल्फ मोटिवेशन नाम से एक टॉपिक होता है। उससे मतलब होता है अपने आप को खुद को मोटिवेट करना। कोई बाहर का कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। ठीक, अब आप बोलोगे भैया ऐसा आपने 4-5 जो टॉपिक बताया, 4-5 जो मूवी बताई थी, उसका क्या रोल है इस टॉपिक के अंदर बताऊंगा। तो मैं देखा है, एक दोस्त होता है, जब आपकी फटी पड़ी रहती है तो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन वहीं पर क्या होता है, जब आप बहुत अच्छे कंडीशन में हो तो आपको अपोज करना शुरू कर देगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऐसे कुछ होता है। ठीक, कैसे दिखाता हूं जरा। मान लो कि मेरे पास एक कॉइल है बेटे, एक कॉइल है ऐसे करके। अब इसमें से एक करंट आई निकल रहा है। क्या रहा है इसमें से? करंट आई चल रहा है। अब यहां पर एक बहुत ही बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर करंट कांस्टेंट होता तो कोई फर्क पड़ता? अगर करंट कांस्टेंट होता तो कोई फर्क पड़ता इसके अंदर? नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर बोला गया है कि अगर मेरा यहां पर करंट वेरिएबल या चेंज होना शुरू कर दे, या करंट जो है यहां वेरिएबल हो जाए, या इस वायर से एक वेरिएबल करंट फ्लो हो। वेरिएबल मतलब क्या होता है? चेंजिंग विद टाइम, मतलब टाइम के साथ चेंजना शुरू हो जाए। अब चेंजिंग में क्या हो सकता है? इट कुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहां पे यही बात कही है कि अगर मान लीजिए कि मेरे इस वायर के अंदर, कॉइल के अंदर से अगर मेरा करंट जो है वो लगातार क्या है, चेंजिंग करंट यहां से निकलता है, या एक ऐसा करंट जो लगातार चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर इस तरह करंट अगर निकलता है तो इस वायर में क्या होगा? एक इंड्यूस करंट जनरेट होगा। एक इंड्यूस करंट जो होता है बच्चों फ्लो होगा। ठीक है,
दोबारा समझिए कि अगर मेरे इस कॉइल से एक ऐसा करंट फ्लो हो रहा है जो कि टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होता है या चेंज हो रहा है, तो उस चेंजिंग करंट की वजह से क्या होता है बच्चों, मेरे इस वायर के अंदर एक इंड्यूस करंट फ्लो होगा। कोई दिक्कत? इंड्यूस करंट फ्लो होता है बच्चों, एंड दिस को बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस करंट। ठीक है, इस वायर में एक इंड्यूस करंट फ्लो होगा, इसे क्या बोलेंगे? और देखो, इंड्यूस करंट जो होता है हो सकता है करंट के डायरेक्शन में भी हो और करंट के अपोजिट भी हो सकता है। इट कुड बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, डिपेंड करता है। ठीक, ये जो वेरिएबल करंट की वजह से जो इस वायर में करंट इंड्यूस हुआ, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आया इसमें, नो एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडेड, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आया। तुम्हें याद होगा पहले कॉइल में क्या था कि बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते थे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ चेंज नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ, एक वेरिएबल करंट आया और वेरिएबल करंट की वजह से इसी करंट के इसी वायर के अंदर एक इंड्यूस करंट भी जनरेट हुआ। इस इंड्यूस करंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इसी को बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस करंट बोलेंगे। एंड क्यों बोलेंगे इसको सेल्फ? क्योंकि बिकॉज इसको सेल्फ इंड्यूस करंट क्यों बोलेंगे पता है ना? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। पहले के टाइम में क्या थे, हम मैग्नेट से करंट को, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते थे। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या था कि फ्लक्स बढ़ता था, और फ्लक्स बढ़ने के बाद सारे खेल होते थे। यहां पर कुछ है ही नहीं, बाहर का कोई एक्सटर्नल फैक्टर है ही नहीं। as as this induced current generated by itself, because क्यों induced current generated by itself, वो अपने आप जनरेट हुआ है बच्चों। इंड्यूस करंट अपने आप जनरेट होता है, इस वजह से so it is known as सेल्फ इंड्यूस करंट बोलते हो, और इसी को बोलते बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं बच्चों। इसी को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। कोई बच्चा ऐसा जो मुश्किल में हो, समझ में आया? दोबारा समझिए, एक कॉइल्ड वायर से आपने करंट पास करवाया। ये करंट जो था वेरिएबल करंट था, मतलब चेंज टाइम का चेंज हो रहा है। इट कुड बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जब भी कभी किसी कॉइल्ड वायर या किसी कॉइल से एक वेरिएबल करंट फ्लो होगा, तो उसी वेरिएबल करंट की वजह से उसमें एक करंट अपने आप इंड्यूस होगा। इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस करंट। क्योंकि वो अपने आप इंड्यूस हुआ है, दैट्स वाई इसको बोलते सेल्फ इंड्यूस करंट। इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? इसे क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं? अच्छा, ये क्यों होगा, किस लिए होगा, अभी थोड़ी देर में सिखाता हूं। मैं पूरा सिखाऊंगा, हर एक चीज सिखाऊंगा। पहले बताओ यहां तक समझ में आ रहा है? ये कहानी क्यों हुई, तो कहानी के बैकग्राउंड हो जाएंगे, आपको सब समझाएंगे। ठीक है, मतलब कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, वी विल, ठीक है, एक्सप्लेन। फटाफट नोट। देखो बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस की खास बात क्या होती है बच्चों, कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड नहीं होता। इसी बात क्या है? नो एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडेड। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड नहीं। जैसे कि आपको याद होगा पहले हम करते थे, पहले क्या था, बाहर से बाहर मैग्नेट आता था, बाहर से क्या है मैग्नेटिक फील्ड था। यहां पे कुछ नहीं करना, यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। दैट्स वाई यहां पे जो भी कुछ हो रहा है खुद से हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, सेल्फ। लेकिन देखो इसकी खास बात क्या होगी, क्योंकि अब यहाँ पे लेंजेस लॉ लगा दें तो यहाँ पे खास बात क्या होगी बच्चों पता है? यहाँ पे खास बात ये होगी, क्योंकि है तो इंड्यूस करंट ना, और इंड्यूस करंट है तो इंड्यूस करंट में तो बताया लेंजेस लॉ क्या होता है कि ये अपने कॉज को अपोज करेगा। याद नहीं है लेंजेस लॉ कौन उसमें है? तो इंड्यूस करंट है, तो इंड्यूस करंट ना भाई। अब इंड्यूस करंट की खास बात क्या होती है कि ये उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जहां पर ये अपने कॉज को अपोज कर दे। लेंजेस लॉ तो यही कहा था ना, बस। ठीक है, तो इसी खास बात क्या होती है, ये जो इंड्यूस करंट जो बनाओगे, तो इंड्यूस करंट की खास बात क्या होगी,
इट अपोजेस द कॉज, इट अपोजेस द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, अपोजेस द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। मतलब इंड्यूस करंट जो बनता है ये अपने उस कॉज को अपोज करे जो उसको बना रहा है। वही चीज बच्चों सन किल्स फादर बताया मैंने, क्योंकि इंड्यूस करंट की खास बात होती है, मैं लेंथर लॉ में बताया था मैंने कि उस डायरेक्शन में फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में क्या होता है ये अपने कॉज को क्या अपोज कर सकता है, जो मतलब जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उस कॉज को अपोज कर सकता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना, अगर मान लीजिए कि यहां पर एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर मान लो कि यहां से आई करंट फ्लो हो रहा है। अब आई अगर इंक्रीज होगा, आई अगर इंक्रीजिंग है मतलब आई लगातार बढ़ रहा है, आई इंक्रीजिंग होगा, तो उस कंडीशन में इंड्यूस करंट कहां होगा? अगर करंट जो अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट कहां है? इट विल फ्लो या इट विल गो इन दैट डायरेक्शन दैट अपोजेस द कॉज। क्योंकि आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो गारंटेड वहां से करंट इंड्यूस होता है, पक्की बात है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो आई के बढ़ने की वजह से हो रहा है। अब अगर आई इस तरफ आएगा तो इंड्यूस करंट क्या होगा? उसको अपोज करने की बात करेगा, इसका मतलब इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में है ना, उसको अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि इट अपोजेस द चेंजेस, इट अपोजेस द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। कॉज क्या है? करंट का बढ़ना। तो नॉर्मल सी बात है, इस कॉज को अपोज करने क्या करेगा? इंड्यूस करंट इसके अपोजिट जाएगा, अपोजिट। बात समझ में आ रही है? नहीं बात समझ में आई? अब मान लो करंट तो ऐसे आएगा तो इंड्यूस करंट क्या होगा? आई इंड्यूस्ड होगा वो कुछ ऐसा जाएगा, तभी तो अपोज होगा ना बेटा, तभी तो अपोज हुआ। दोबारा समझो कि अगर इंक्रीजिंग, अगर मान लो कि करंट है, करंट इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग करंट इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो उस करंट तो गारंटेड बात है कि तो इंड्यूस करंट क्या है? हमेशा इस तरफ जाएगा, क्योंकि इसी तरह से तो अपोज कर पाएगा। लेंथर लॉ लगाओ उसके ऊपर। लेंथर लॉ क्या कहता है? लेंथर लॉ कहता है कि भाई इंड्यूस करंट जो होता है वो उस डायरेक्शन में फ्लो करता है जिसके वजह से वो अपने कॉज को अपोज कर सके, जिस कॉज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज कर सके। अब यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है और करंट के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो इंड्यूस करंट जिस डायरेक्शन वो उस डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में करंट को अपोज कर सके या प्राइमरी करंट को अपोज कर सके। अब प्राइमरी करंट अगर ऐसे आ रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं, बस उनमें, तो इसलिए वो इधर देख लेगा, कोई दिक्कत। देखेंगे, देख सकते हो यहां पर इंड्यूस करंट जो होता है, इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द प्राइमरी करंट, ठीक है, एंड अपोजेस द इंक्रीजिंग करंट, यानी कि जो करंट इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करेगा ये। फटाफट बोलो, एक मिनट, चलो भाई देखो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं, देखो मैंने जैसे बताया यहाँ पे दो केस बताया मैंने, इसको पूरे को मिटा रहा हूँ, मैं आपको दो केस बता रहा हूँ बच्चों। पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, पहले देख लो, समझ लो, इसको समझना। ये कॉइल है बच्चों हमारे पास, ठीक, और एक यहां देखना बच्चों, ये भी कॉइल है हमारे पास, ठीक है, ये मान लो। अब इन दोनों कॉइल में देखना, इसमें आई निकल रहा है, इसमें भी आई जा रहा है। अब समझना, दोनों में आई करंट फ्लो, बट इसमें क्या हो रहा है? इसमें करंट चेंजिंग या करंट इंक्रीजिंग करंट जा रहा है। इंक्रीजिंग मतलब क्या है? यहां पे कम था लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ो करंट बढ़ता जाएगा, और यहां पे करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। मतलब करंट क्या है? आगे के बढ़ते जाएगा और डिक्रीज हो, कम होता जाएगा, लेकिन करंट चेंज दोनों केस में हो रहा है। अब करंट चेंज होगा तो गारंटेड बात है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वेरिएबल बनेगी,
होगी। और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो आपको पता है फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो गारंटेड बात क्या होगी बच्चों, यहाँ पर इंड्यूस करंट बनेगा। लेकिन इंड्यूस करंट एक खास बात क्या होती है, हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। अगर कॉज मजबूत होगा तो उसको रोकेगा, लेकिन कॉज कमजोर होगा तो उसका साथ देगा। ये तो गेम है, इंड्यूस करंट का गेम यही तो था। नहीं बताया था मैंने ये चीज कि उसने कहा था कि भाई कुछ भी कॉज रहा होगा उसका, वो अपने कॉज को अपोज करेगा। अगर उसको बनाने वाला कारक जो है या कॉज जो है वो स्ट्रांग है तो उसको अपोज करेगा, मतलब उसके खिलाफ जाएगा। लेकिन अगर वो वीक है तो उसके क्या आएगा, उसके साथ जाएगा। इट इज जस्ट लाइक बर्बरीक, याद है महाभारत के अंदर बर्बरीक था, याद है कुछ याद है? बर्बरीक के नाम पर खाटू श्याम जी का एक जगह है राजस्थान के अंदर, उसकी बड़ी मान्यता है, उनकी बहुत बड़ी मान्यता है उस जगह की, बड़ी अच्छी जगह है वो। चलो देखो जरा, कहीं मौका पड़े तो जाना जरूर खाटू श्याम, ठीक? चलो बहुत अच्छी जगह है। तो यहां बताओ, समझ में आया? अब अगर मान लो कि करंट इंक्रीज होगा तो इंक्रीजिंग करंट होने की वजह से क्या है, यहां पर करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट होता है। अब करंट क्या जा रहा है, यूं जा रहा है, तो इंड्यूस करंट अपने फैक्टर को अपोज करने के लिए वो ऐसे जाएगा, तो क्या होगा, आई इंड्यूस्ड ऐसे होता है। लेकिन देखो यहां पे क्या है, करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन इंड्यूस करंट की खास बात क्या होती है, अपने फैक्टर को वो अपोज करता है। अगर यहां करंट डिक्रीज होगा तो अपने फैक्टर को अपोज करने क्या करेगा, वो उसको सपोर्ट करेगा, उसके साथ साथ, यानी कि उसको इंक्रीज कराने के लिए उसके साथ जाएगा। आई इंड्यूस इधर जाएगा, मतलब ए करंट भी इधर जा रहा है और आई इंड्यूस भी इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक चीज बहुत बहुत कॉमन क्लियर है कि इस वाले केस में, इंक्रीजिंग वाले केस में बच्चों क्या होता है कि इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द प्राइमरी करंट एंड, ठीक है, अपोजेस द इंक्रीजिंग करंट, ठीक है। सो लिख देना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी अपोजिट ऑफ प्राइमरी करंट। सिंपल था इस केस में। लेकिन जब ये डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में इंड्यूस करंट जो होता है सपोर्ट द प्राइमरी करंट, एंड will be in the direction of primary current, प्राइमरी करंट के डायरेक्शन में जाएगा बच्चों। यानी कि इस केस में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बराबर होगा डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी करंट, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों है, वाई, क्यों होगा, दोनों बराबर होंगे। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सेम एज, ऐसा करो सेम एज, जो भी इक्वल कर दो, दोनों बराबर कर दो, दोनों का डायरेक्शन बराबर होगा। जिस डायरेक्शन में ये जाएगा उस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि दो उसको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज होगा तो उसको इंक्रीज करने की बात करेगा, तो इंक्रीज कब होगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। कितनों को समझ में बात? तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक का मोटा मोटा बेसिक था। अगर ये समझ गए तो आपका आधा काम हो चुका है। अब ये पूरी की पूरी मैंने बैकग्राउंड बना दी है। ये बैकग्राउंड जो बनाया मैंने एग्जैक्टली था क्या, क्यों हुआ, कहानी में ट्विस्ट होगा। और प्लॉट ट्विस्ट कब आएगा, आगे दिखाऊंगा तुमको। प्लॉट ट्विस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। देखो पता है क्या हुआ था,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे उनको बोलते शहनाई मैस्ट्रो कहते हैं, मतलब शहनाई वादक में ना, वादन में उन्होंने बहुत ज़्यादा महारत हासिल करी थी एक बार, और इवन उनको मतलब एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया था, मुझे नाम शायद पद्मश्री था, पद्मभूषण था, मुझे नहीं पता उसके बारे में, पद्मश्री था वो। अब हुआ क्या कि जब वो अवार्ड लेने गए थे तो एक लुंगी पहने गए थे और लुंगी फटी हुई थी, ऐसा कुछ कहा जाता है। किसी अवार्ड फंक्शन में गए तो लुंगी फटी हुई थी, और मतलब कहता ना कि लोग ना उनको देख के हंस रहे थे कि देखो इतना बड़ा आदमी, इनको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है और उनकी लुंगी फटी हुई है, और फटी हुई लुंगी पहनकर वो आ गए अवार्ड लेने के लिए। तो एक बंदे ने पूछा कि आपको शर्म नहीं आ रही कि आप एक फटी हुई लुंगी पहनकर इतना बड़ा सम्मान लेने आ गए? तो कहते इंसान की लुंगी फटी हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान का सुर नहीं फटा होना चाहिए। ठीक, फैक्ट है, और बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, बिल्कुल सही बात है कि लुंगी फटी हुई सिल जाएगा, लेकिन सुर फटा होगा तो कलाकार का सुर ही फटा हुआ है तो वो थोड़ी सिलेगा। पास में ही, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्लास, सबसे जरूरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लो, मैं ये क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपेंड। हमने इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन हुआ क्यों? तो क्लास मैं थोड़ी सी बात बोलूंगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्या है, कॉइल है, या कॉइल्ड वायर, मान लीजिए मेरे पास एक कॉइल्ड वायर है, ठीक है। मान लीजिए कि आई हैव दिस कॉइल्ड वायर। अब इस कॉइल्ड वायर के अंदर बेटा वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब सोचो करंट अगर उसमें ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, तो उस कंडीशन में आप करना ऐसे, बोले तो फेसबुक के लाइक की तरह नहीं करना, आप उसको ऐसे करोगे और इसको क्या करना है, कुछ ऐसे करना, इस तरह से करना कि आपके हाथ की जो कर्लिंग्स है ना बेटा, हाथ की कर्लिंग से क्या करंट की डायरेक्शन चले जाए। अगर हाथ की जो कर्लिंग्स हैं, कर्लिंग्स मतलब क्या है, जो घुमाव है, अगर वो करंट के डायरेक्शन जाएगा तो अंगूठा आपका मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। तो अभी अगर मैं अपने करंट के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रखता हूँ तो अंगूठा मेरा आगे जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरा अंदर जा रहा है। ठीक, मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है बेटा, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे। अच्छा बताओ, समझ में आई बात? सुनो, ये बाहर नहीं, अंदर, कॉइल के अंदर ही करो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर आएगा। अच्छा एक बात समझना, अगर मान लो कि मैंने बोला कॉइल के अंदर करंट पास हो रहा है, मैं बोल सकता हूं करंट इज पासिंग इन द कॉइल। कॉइल में करंट पास हो रहा है। अब सबको पता है कि अगर कॉइल में करंट पास होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है प्रोड्यूस होता है, ये सबको पता है बच्चों, मैंने सबको बता रखा है इस बारे में, तो कि जब भी कभी अगर करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। अब अगर मान लीजिए कि मैंने होगा करंट तो होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इस बात की गारंटी यहां पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा भाई। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, वो भी होगा। पक्की बात। चलो सडनली मैं बोलता हूं करंट को इंक्रीज कर दूंगा, सडनली करंट जो था वो इंक्रीज हो गया। अब करंट इंक्रीज मतलब आई मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं जानता हूं, आई नो दैट अगर करंट इंक्रीज होगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों बी, वो भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मेरा बी जो होगा बच्चों बी इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरा बी जो होता है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है, कि मेरा आई बढ़ा तो बी बढ़ेगा, आई कम तो बी कम। मैंने क्या है, करंट को इंक्रीज कर दिया, तो करंट इंक्रीज होगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो मोर फील्ड लाइंस जो होगी अंदर से निकलेंगी, और अगर मोर फील्ड लाइंस अगर निकलेगी तो गारंटेड बात है बच्चों, क्या मेरा इससे मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई जो बी होता है बच्चों, वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। मतलब एक बात क्या क्लियर है बच्चे, कि अगर मेरा आई इंक्रीज तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, और वो इंक्रीज तो मेरा फ्लक्स मेरा क्या होगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। ये कितने लोगों को समझ में आ गई मेरी बात है? पक्की बात है? मेरी इतनी बातें कितनों को क्लियर है भाई, कि मेरा आई इंक्रीज हुआ तो बी इंक्रीज होगा, बी होगा तो मेरा फाई मैग्नेटिक जो फाई जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए भी है जो द्वारका मोड़ वाले जो बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं। बेटे आप लोग समझ लेना, आप लोगों का अगला टॉपिक यही है। आप लोगों के मैंने 6 चैप्टर करवा दिए, 6 अपने 5 चैप्टर करवा दिए हैं। आपका टॉपिक यही है, तो इसको बैठ कर पढ़ लेना भाई। चलो क्लास देखो जरा, जब इतना कुछ हो गया अपने पास तो अब समझना। अब यहां लगाओ फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ क्या बताता है? फैराडे लॉ कहता है बच्चों अपने को, फैराडे लॉ कहता है बच्चों, याद है कि जहां कहीं भी फ्लक्स चेंज होगा वहां पर इंड्यूस करंट होगा, जनरेट होगा। मतलब करंट बढ़ा उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज मतलब वहां पर इंड्यूस करंट जनरेट होगा। देयर इज अ जनरेशन ऑफ इंड्यूस करंट। यहां पर क्या होगा, और क्योंकि मेरा फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा इंड्यूस करंट जो होता है, इंड्यूस करंट जनरेट होगा बच्चों। मेरा इंड्यूस करंट जनरेट होता है बच्चों। और जब मेरा करंट जो इंड्यूस करंट जनरेट हुआ तो बच्चों आपको पता होगा कि यहां पे लगा लेंजेस लॉ, क्योंकि जहां भी इंड्यूस करंट लगेगा तो लेंजेस लॉ लगाओगे यहां पर, तो क्या लेंजेस लॉ क्या कहता है, कहता है कि वो उस डायरेक्शन में जाएगा जो जिसकी मतलब जो उसकी वजह से अपने कॉज जो प्रोडक्शन कॉज को अपोज कर दे। इंड्यूस करंट विल गो इन दैट डायरेक्शन दैट अपोज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। अब ध्यान से देखना, इसलिए क्या होता बच्चों, ये सारा गेम स्टार्ट कहां से हुआ था, करंट की इंक्रीज होने से, करंट की इंक्रीज होने से स्टार्ट हुआ था। अब इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में जाएगी जिससे वो करंट को अपोज कर सके। दैट्स द रीजन जब करंट इंक्रीज होता है तो उसके अपोजिट जाता है, और करंट अगर डिक्रीज होता है तो उसके साथ साथ जाता है, ताकि उसके कॉज को अपोज हो सके। इसलिए मैंने बताया था कि प्राइमरी करंट के डायरेक्शन में अगर वो इंक्रीजिंग हुआ तो प्राइमरी करंट के डायरेक्शन जाएगा, और अगर वो डिक्रीजिंग हुआ तो प्राइमरी करंट के साथ साथ जाएगा, है ना? बताया था मैंने कि प्राइमरी करंट के अपोजिट जाएगा जब वो इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग होगा तो उसके साथ जाएगा, ताकि उसके कॉज को अपोज कर सके। ये कॉन्सेप्ट यहीं से है ना? क्यों? क्योंकि मिटा दो उसको, क्योंकि लेंजेस लॉ कहता है मन को। लेंजेस लॉ क्या कहता है, वो बहुत ही कॉमन सी बात कहता है लेंजेस लॉ। अब क्योंकि जनरेट हो रहा है, अब यहां से लेंजेस लॉ अगर आप लगाते हो तो कहता है लेंजेस लॉ कि इंड्यूस करंट, या डायरेक्शन ऑफ बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन सच डायरेक्शन, in such way that it oppose the cause of producing it. It opposes the cause of producing it. अब प्यारे बच्चों को पता है कि ये जो इंड्यूस करंट था हमारा, जो मेरे पास जो इंड्यूस करंट था, क्या बोलते हैं, आई इंड्यूस्ड जो कहते हैं बच्चों, ठीक, आई इंड्यूस्ड जो इंड्यूस करंट था, इसके 2 डायरेक्शन हो सकते हैं बच्चों। या बोल सकते हो क्या कि इंड्यूस करंट विल गो इन दैट डायरेक्शन जिसकी वजह से क्या है, वो अपने कॉज को अपोज कर सके। इसलिए जब करंट इंक्रीज हो रहा होता है तो उसके अपोजिट आता है, और करंट डिक्रीज हो रहा होता है तो उसके साथ चलता है। क्योंकि इंक्रीजिंग करंट में क्या है, क्योंकि आपको पता है करंट इंक्रीज हुआ तो उसको अपोज कब करेगा, कैसे करेगा, जब उसके अपोजिट जाएगा। और करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज कब करेगा, उसके साथ साथ चलते हैं, ताकि उसको इंक्रीज करने की बात करें। अब बात समझ में आ रही है? कुछ दिक्कत? तो इंड्यूस करंट
ठीक है, विल गो इन दैट डायरेक्शन so as to oppose the cause of producing it, ताकि अपने कॉज को प्रोड्यूस कर सके ये, कॉज अपोज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। इस वाले केस में करंट क्या था, इंक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो अपने इस कॉज को अपोज करने क्या करेगा, ये अपना डायरेक्शन क्या करेगा, अपोजिट जाएगा, इट ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। जो इंड्यूस करंट है बच्चों वो इस तरफ, मतलब एक्चुअल करंट यूं जा रहा है तो इंड्यूस करंट क्या है, ऐसे मूव करेगा ताकि इसे कॉज को अपोज कर सके। कोई दिक्कत बात समझ नहीं? अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा होता तो उसके साथ चलता, इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज करने क्या करेगा। कोई दिक्कत बच्चों, डाउट किसी को इसमें? हेंस इन दिस केस द इंड्यूस करंट will be in the opposite of primary current। बताओ समझ में आ रहा है इतना? यानी कि पहले जो करंट था, पहले करंट हमारा क्या था, वो क्लॉकवाइज जा रहा था, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज शुरू कर देगा। पहले हमारा करंट क्लॉकवाइज जा रहा था तो इंड्यूस करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। कोई दिक्कत? ये क्लियर है बातें बच्चों? बात क्लियर हो रही है? चलो बहुत बढ़िया। समझना, जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इन करंट इंड्यूस सेल्फ इंडक्शन जो करंट होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, ये क्या कहता है, कहता है कि भाई अगर तुम कमज़ोर हो रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन अगर तुम तगड़े हुए तो तुम्हें अपोज करूँगा मैं, है ना। मतलब मैं कुल मिला के कमज़ोरों का साथ दूंगा, तगड़े लोगों को लपेट दूंगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि एक ऐसा दोस्त है आपके साथ, अगर आप कमज़ोर हो तो आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप तरक्की कर रहे हो तो आपसे जलेगा। मेरे साथ भी ऐसे मेरे कई दोस्त हैं जो जलते हैं मेरी तरक्की से, ठीक है, नाम नहीं लूँगा बट कोई बात है, ठीक है, ठीक। जो समझ गए वो सुन के हंस देना बेटे। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलो देखो समझ में आ रहा है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको और आगे बढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। समझ में आ रहा है इतना तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा गेम वही है बच्चों, लेंजेस लॉ और फैराडे लॉ का, लेंजेस लॉ फैराडे लॉ दोनों को यूज़ करके हमने कराया। लेंजेस लॉ ने, फैराडे लॉ ने क्या किया, करंट बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो आपका फाई चेंज होगा, फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से इंड्यूस करंट जनरेट हुआ। अब इंड्यूस करंट के जनरेट होने के बाद उसका डायरेक्शन जो था वो डिटरमाइन किसने किया, लेंजेस लॉ ने। वो इस तरह से जाएगा कि अपने कॉज को अपने प्रोडक्शन मतलब जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है उस कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा, इससे निकलेगा। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास केस था बच्चों, यही गेम है, यही तो खेल है बच्चों, है ना। तो क्लास इतना क्लियर है? डाउट किसी को इसमें? बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास कुछ चीजें और हैं बच्चों, तो प्यारे बच्चों समझना, इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें समझना। मान लो कि मेरे पास एक कॉइल है, मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइल है, ऐसा 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 यूं जाएगा कॉइल है। इस कॉइल में से मैंने आई करंट फ्लो करवाया और यहां से आई करंट बाहर निकल रहा है। जब इस कॉइल में से आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट बाहर निकल रहा है, मैं मान के चलता हूं कि फाई इज इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक। मान लो इतने छोटे से एक वो है, इसका क्या है बच्चों, इट्स फाई, ठीक। फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल, मतलब एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है। दोबारा समझो, एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स प्यारे बच्चों फाई है, ठीक। फाई इज द मैग्नेटिक। अब इसमें कितने कॉइल थे, बहुत सारे टर्म्स हैं, मैं तो
जैसे मान लो मैंने बोल दिया n टर्न्स, इसके अंदर n टर्न्स। अब सोचो अगर एक फ्लक्स का मतलब एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर फाई है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई इंटू एन, पक्की बात है ना। तो अगर मान लो लेट कॉइल हैव n टर्न्स, कॉइल में कितना n टर्न्स होंगे, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा। टोटल फ्लक्स की अगर बात करता हूं यानी कि फाई टी की बात करता हूं तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, सोचो एक कॉइल का फाई है और उसमें n टर्न्स है, तो मालूम सी बात है इट्स n फाई। ये बताओ कितनों क्लियर है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा n फाई। कितनों को समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है मुझे मार्कर में इंक पिला लेना चाहिए। चलो ठीक है। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि लेट I be the current, I be the current flowing in the coil, माना कि I जो है वो कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे पता है कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बेटा वो किसके, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं बच्चों, होता है। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं कि मेरा टोटल जो फाई होगा वो भी क्या है, आई के प्रोपोर्शन होता है। इज इट? क्यों? बिकॉज मैं जानता हूं, लिख देना कि एज मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या करंट बोल दो, कोई दिक्कत। तो अगर एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल है तो टोटल फ्लक्स भी तो वही होगा, वो आई के प्रोपोर्शनल होगा। इसको मान लेते हैं, मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं बच्चों, होगा। क्यों? बिकॉज लिख लेना यहां पर कहीं से लिख देना, बिकॉज क्योंकि करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो मतलब कुल मिला के मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आई के पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कितनों को समझ में आ रही बात? चलो, जब ये बात आपको समझ में आ गई तो यहां पे छोटा सा लिख देता हूं बच्चों में कि यहां पर फाई टी है इज प्रोपोर्शनल आई के बराबर है। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक लेता हूं एल और आई लेता हूं, बोलूंगा एल इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और एल इज द, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, एल इज द कोफिशिएंट ऑफ क्या है बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहां से एक अच्छा गेम स्टार्ट हो रहा है। एल इज द कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, फटाफट नोट करें। चलो आ जाओ जरा। अब अगर देखो मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, ये अपना हो गया, बहुत ज्यादा कर लिया अपने, इसी को आगे ले चलते हैं बच्चों। देखो जरा, अब मैंने भी कुछ देर पहले बताया कि मेरा फाई की वैल्यू जो होती है, फाई टी जो होता है बच्चों, टोटल फाई जो होता है, टोटल इक्वल टू क्या होता है, एन, क्या है, एन फाई होता है बच्चों। और मुझे पता है कि फाई टी तो इक्वल टू क्या है बच्चों, एल आई हो गया। अगर दोनों को इक्वेशन कंपेयर करूंगा तो एन फाई बराबर क्या है, एल आई के बराबर। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आएगी, एल इक्वल टू में एन फाई अपन में आई के होगा भाई। तो अगर मैं बोलता हूँ कोफिशिएंट, एसआई यूनिट ऑफ एल बोलता हूँ, एसआई यूनिट ऑफ एल बोलता हूँ। देखो फाई का क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है, फाई का वीबर होती है, वीबर पर एम्पेयर, ठीक है, वीबर पर एम्पेयर बोल दो। और इनके लिए एक वर्ड बोला है हेनरी, इसके बोला एच, इसके लिए यहां तक समझ में आया आपका। L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, तो n का तो कोई यूनिट होता नहीं है, n दो नंबर है। फाई का यूनिट क्या होता है, वीबर, और आई का होता है मतलब करंट का एम्पेयर, वीबर पर एम्पेयर। लेकिन इसके लिए प्रॉपर यूज करते हैं हेनरी, तो उसको दिखाते हैं एच से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा यूनिट ऑफ L बोले तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, क्या बताओगे, हेनरी होता है। फटाफट नोट करें क्लास जल्दी से इसको। चलो बच्चों, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
मैं आगे आपको करवा रहा हूँ जरा। अब हमने यहाँ से एक बहुत ही अच्छी सी कॉन्सेप्ट सीखी है मेरे बच्चों ने, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखा हमने, बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट सीखा है। अब हमने पढ़ा कि L इज इक्वल टू क्या है, N फाई अपॉन में I सीखा था मैंने। अब यहाँ से हर कोई बोलता है क्या, यहाँ से हर कोई बोले, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने बोला L इक्वल टू, मैंने बोला N फाई अपॉन में I। तो यहाँ से फॉर्मूले को देख के हर बंदा एक बात कहेगा कि मेरे फाई को इंक्रीज करने से ये बढ़ जाएगा और आई को डिक्रीज करने से ये बढ़ जाएगा। मतलब कुल मिला के इस फॉर्मूले को देख के बंदे बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यही था बच्चे प्लॉट ट्विस्ट, कि अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस फॉर्मूले को देख के बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा बोलेगा कि भाई एल तो फाई के प्रोपोर्शनल है और एल जो होगा वो आई के इनवर्स रिलेशन में है। जिस बच्चे को इस तरह की फीलिंग आ रही है, याद रखना आप गलत जा रहे हो मेरे दोस्त। ठीक है, देखो ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़ दास। ठीक है, आई फॉर्मूला खोल के आई से आई काट रहे हैं भाई साहब, भाई कुछ भी बोल देते हो। सुनो 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 बात को मेरी, मैं इसमें आपको वो सब नहीं सिखा रहा हूँ, मुझे बस ये बताना है इसके अंदर कि कभी इस गलतफहमी मत आना कि एल जो होता है फाई पे डिपेंड कर रहेगा और एल जो है आई पे डिपेंड, कभी इस गलतफहमी मत रहना। क्योंकि कुत्ता पाल लेना, तोता पाल लो, बकरी पाल लो, बस गलतफहमी मत पालना। ठीक, कुछ भी करना बट ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालना। ठीक है, अब देखो जरा, जब यहां तक आप सीख गए हो तो आगे और बढ़ाते हैं आपको। ठीक, ये जो L होता है, L मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसको दिखाते हैं L। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पहला क्या है, शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, इस पे डिपेंड करेगा, ना कि आपके फाई पर और आपके आई पर, लेकिन इन पे डिपेंड नहीं करेगा। शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, या फिर से बोल दो इंडक्टर, बोल दो इंडक्टर बोल दीजिए बच्चों। अच्छा, यहां से ना अब मैं तुम्हें एक बड़ी ही अच्छी चीज बताने वाला हूं, बहुत काम की चीज जो आपको बताएगी एग्जैक्टली एल क्या होता है। ठीक है भाई, फटाफट इसको नोट कर ले क्लास। ठीक, फटाफट सुनो। चलो जरा, इतना क्लियर है बच्चों, डाउट किसी को? तुम चाहो तो किसी को पढ़ा भी देना बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नौकरी ना मिले फिजिक्स पढ़ा देना बेटे। ठीक ठीक भाई, फिजिक्स पढ़ाएंगे ना, बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ाना तो खास कर। ठीक भाई, मैं तो बदनाम हूँ, भाई, मेरी गली के मैं फेमस हूँ भाई। गोविंद भैया को कहीं नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने फिजिक्स पढ़ाई शुरू कर दी। ठीक भाई, तो ठीक है, क्या होगा बेटे? अच्छा, नस चढ़ गई पैर की। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब ठीक है नहीं यार, काफ़ी टाइम से बच्चा खड़ा है, 40-45 मिनट से बेचारा बच्चा बैठा हुआ है, नस चढ़ गई, होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटे, चलो आ जाओ। देखो, अब देखो बच्चों, ये समझना, अरे ये छोटी छोटी चीज़ होती रहेंगी बेटे, इनसे इतना क्यों डरता है? ठीक है, ये तो बेटे जिंदगी इम्तिहान लेती है ना, दोस्तों की जान लेती है ना। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, अब कॉइल मानते हैं, कॉइल में से आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर एन टर्न्स हैं बच्चों। कॉइल में आई करंट फ्लो हुआ, इसमें एन टर्न्स है बच्चों। अब सोचो कि अगर मेरा ये करंट लगातार चेंज होगा, चेंज मतलब डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, मतलब कुल मिला के मेरा करंट जो है वो लगातार चेंजिंग, यानी चेंज हो रहा है। हो सकता है इंक्रीज हो जाए, हो सकता है डिक्रीज हो जाए, बट चेंजिंग चल रहा है। अब मेरा गेम यहाँ पर अगर चेंज होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। क्यों? या मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इंक्रीज डिक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या होगा, मेरा फ्लक्स बनेगा। पता ही मत। तो क्लास मैं जानता हूं कि मेरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बना। अब सोचो
अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ इंड्यूस करंट बनेगा, पक्की बात है। तो वहाँ से एक करंट जो होता है बच्चों वो इंड्यूस करंट बनेगा। तो इसके चेंज होने से मेरा फाई जो होगा, ठीक है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी, वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से मेरा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बच्चों, और उसकी वजह से क्या होता है, मेरा इंड्यूस करंट फॉर्म बनेगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। ये कितनों को समझ में आई बात? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? चलो यहाँ से इधर देते हैं। इनकी वजह से क्या है, ये करंट जो होता है बच्चों, करंट इंड्यूस होता है। ये तो अब तक हर कोई समझ गया होगा कि भाई ये क्यों चल रहा है, ठीक है। अब यहीं पे उन्होंने बात कहना है बच्चों कि अब मैंने बताया था फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ ने हमें बताया, फैराडे लॉ इनका सेकंड लॉ ले तो सेकंड लॉ। तो उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी प्यारी सी बात कही थी उन्होंने, कि जो E होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस द डी फाई अपॉन में डी टी होता है ना, इट इज माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, ठीक, या फाई टी बोल दो टोटल। मतलब उन्होंने क्या बताया था कि ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। देखो E इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, चेंज इन द टोटल फ्लक्स विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फ्लक्स विद टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा मुझे पता है कि फाई टी की वैल्यू कितनी होती है, फाई टी की वैल्यू तो मेरे पास एन फाई के बराबर है बच्चों। तो उस कंडीशन में E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, या एन फाई ये बोल सकते हो, फाई टी इक्वल टू क्या होता है, वो तो एल आई के बराबर होता है, याद है, ऐसा कुछ पढ़ते थे हम लोग, इसको ना ऐसा कर देते हैं। तो मतलब कुल मिला क्या है, D यहाँ पर L और I बन जाएगा, यहाँ पर अपॉन में dt बनेगा। अच्छा ध्यान से देखो तो बोल देता हूं मैं बच्चों, L तो कांस्टेंट है, L तो कांस्टेंट होता है बच्चों, तो माइनस L और यहां पर क्या है di बाई dt हो जाएगा। अच्छा यहां से मुझे पता है ये हमने एक बहुत ही प्यारा सा एक फॉर्मूला निकाल लिया कि E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी हमने सीख लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं मॉड लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड में माइनस में एल डी आई अपॉन में डी टी आ जाएगा बच्चों, और यहाँ से E की वैल्यू कितनी आई, यहाँ देखना E की वैल्यू आपके पास आएगी, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्या बच्चों, इंडक्टेंस, ये ईएमएफ हो गया। ये कितनों को समझ में आ गई बात। मॉड मैंने यहाँ पे मॉड क्यों लगाया, मॉड लगाने के पीछे कारण है बच्चों, मॉड लगाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, ताकि आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव आए, न्यूमेरिकल्स वगैरह में हम इजी तरीके से कर लें। कर लोगे, चलो यहाँ तक समझ में आया बच्चों, मुश्किल लगा कुछ इधर, अब मुश्किल नहीं लगा तो भाई बात खत्म करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या सीखा कि E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो यहाँ पर क्या समझ में आया, यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरा L तो बराबर किसके होगा, E अपॉन में डी आई अपॉन में डी टी के बराबर आ जाएगा। अब सोचना कि अगर मुझे डिफाइन करना हो L को, हाउ आई विल डिफाइन द L, तो बोलूंगा कि इफ अगर मेरा डी आई बाई डी टी जो है, अगर बोलता हूं 1 एम्पेयर पर सेकेंड होगा, मतलब अगर मेरे पूरे के पूरे उसके अंदर, मतलब पूरे के पूरे सर्किट में करंट जो है वो 1 एम्पेयर पर सेकेंड से जब फ्लो होगा, तो उस कंडीशन में L जो होगा वो I के बराबर होगा, या 1, तो L तो बराबर किसके होगा, I के, E के बराबर होगा। तो आप कैसे बताओगे कि जब योर coefficient of self inductance is equal to induced EMF when current is flowing at the rate of 1 ampere per second। मतलब पूरी की पूरी कॉइल में अगर 1 एम्पेयर पर सेकंड के रेट से अगर करंट फ्लो होगा, तो उस कंडीशन में आपका L जो होगा वो आपके इंड्यूस्ड EMF के बराबर होता है। यही है पूरा
म्यूचुअल इंडक्टेंस का गेम है बच्चों। इसको लिख सकते हो, इसको लिख लोगे अपने लैंग्वेज में कि L इज मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन करंट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड। इजी था, यही तो गेम है इसमें। तो कवर करना बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करवाई है मैंने। और इसको करने के बाद इसमें लिख देता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ क्या है, इंड्यूस करंट या सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF when current is flowing at the rate of 1 ampere per second, is flowing at the rate of 1 ampere per second। मतलब क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन करंट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकंड। यानी कि पूरी की पूरी सर्किट में जब करंट 1 एम्पेयर पर सेकंड के, मान लीजिए ये रहा ऐसा ऐसा ऐसा, अगर मान लो कि इसमें करंट इस तरह जा रहा है कि 1 एम्पेयर करंट जो होता है बच्चों वो 1 सेकंड में जाएगा, फ्लो होगा, तो यहाँ पर जो आपका जो L बनेगा वो बराबर किसके होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। इजी। तो बच्चों यहाँ पर आपका म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस खत्म हो गया। एक लास्ट टॉपिक बचा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, चैप्टर खत्म होगा। फिर बचेंगे न्यूमेरिकल्स हम एक दिन में सारे कवर कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। अगली क्लास में सेल्फ इंडक्टेंस पूरी करवा दूंगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूरी करवा दूंगा, ठीक है। जाओ बच्चों, मौज करो, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करते हैं दोस्तों के बीच में, ताकि मजा आए उनको पढ़ने में, ठीक भाई। ओके, बाय बच्चों।